नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के ज्वालाजी तहसील के गुंबर गांव के कुलदीप ने अपनी गाय सिर्फ इसलिए बेच दी थी कि उसे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीदना था। कुलदीप की गाय की कीमत लगी 6,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ असम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें पैसे की तंगी में एक शख्स ने अपनी 4 महीने की बच्ची को 45,000 रुपए में बेच दिया। हालांकि ये ऐसी खबरें हैं जो सामने आई, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा भी रहा जो घटित हुआ पर सामने नहीं आया। ऐसी खबरें सामने आती हैं तो दिल पसीज जाता है, लेकिन जिस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं वैसा बदलाव अभी नजर नहीं आ रहा है। यह सबसे दुखद है कि गरीब और स्लम बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन खबर फास्ट की यह मुहिम है कि इन बच्चों की तरफ सरकार, सिस्टम और समाज के जागरूक लोगों को ध्यान देना चाहिए। माना कि पूरी दुनिया में कोरोना संकट से बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, परंतु मसला यह है कि अभी भी शिक्षा को पटरी पर नहीं लाया जा सका है। कैसे इसको पटरी पर लाया जाए? बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमें गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है, जो नहीं उठाए जा रहे। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में खींच पैदा हो रही है, बच्चे तनाव में जी रहे हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। और आखिर में फिर वही कि क्या हर गरीब को, वंचित को शिक्षा मिल पा रही है? राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, ये जानने की, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी ऐसी आपदा की स्थिति है, लेकिन इस आपदा की स्थिति में जो आने वाला, आज का समय तो हम खराब कर ही रहे हैं, वो इसलिए कि कोरोना संकट के सब भेंट चढ़ गया है। लेकिन आज जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, आज जिस बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, समुचित शिक्षा नहीं मिलेगी और हर गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उसका जो नुकसान है, उसका जो खामियाजा है, वो आने वाले कई दशकों तक हमें झेलना पड़ेगा। अब इसके लिए हम नेताओं से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं, मंत्रियों से हमारी बात होती है, प्रवक्ताओं से बात करते हैं, बुद्धिजीवियों से बात करते हैं, और आप लोग भी अपना सवाल रखते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में। क्योंकि जरूरत आज इस बात की है कि ऑनलाइन पढ़ाई अकेला विकल्प साबित नहीं हो पा रही है। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। उनको कैसे पढ़ाया जाए? हर गरीब बच्चे को, स्लम बच्चे को शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए? क्योंकि ये मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। ये आज नहीं तो कल सवाल खड़ा होगा। वो बच्चे पूछेंगे इस देश से, इस देश के चलाने वालों से कि हमारे लिए आप लोगों ने क्या किया? जब हमें पढ़ना चाहिए था, जब हमारी पढ़ाई की उम्र थी, उस वक्त आप लोगों की राजनीति के भेंट हम चढ़ गए, वोट की राजनीति के भेंट हम चढ़ गए। हमें पढ़ाया नहीं गया, हमारा कसूर क्या था? और इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब देने के लिए हमने आज काम नहीं किया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसको लेकर हमें काम करना पड़ेगा और आज ही से इस काम में जुटना पड़ेगा, नहीं तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। एक मासूम बच्चा जो पिछले 2 साल से, लगभग 1.5 साल से, जिसको न कॉपी नसीब हुई है, न किताब नसीब हुई है, और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जो बात कही जा रही है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास इंटरनेट नहीं है। और ऐसे बच्चों की संख्या हमारे देश में लाखों करोड़ों में है। और वो लाखों करोड़ों बच्चे अगर आज नहीं पढ़ेंगे, तो जो कल जिस 21वीं सदी के भारत की हम बात कर रहे हैं, वो 21वीं सदी का भारत जो है, वो दुनिया का सरमोर सरताज नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। और आज एक बार फिर से सवाल आपका में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी इस बात से जुड़ा कोई सवाल है, इस बात की गंभीरता को समझकर आप लोगों को भी काम करना है, समाज को भी काम करना है, हम सबको मिलकर काम करना है कि जो बच्चा आज पढ़ाई से वंचित है, आप अनुमान लगाइए कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद वो किसी चौराहे पर खड़ा होगा, तो उसकी परिस्थितियां क्या होंगी? क्या वो किसी काम के लायक बचेगा? क्या वो अपने आप को इस काबिल समझ पाएगा? क्या वो इस बात का एहसास कर पाएगा कि मेरी जिम्मेदारी इस देश को चलाने के लिए है क्या? और हम फिर कोसेंगे उन लोगों को इस बात को लेकर कि इन लोगों की वजह से देश खराब हो रहा है,
इन लोगों की वजह से देश के अंदर आतंक, इन लोगों की वजह से देश के अंदर अव्यवस्था फैल रही है। लेकिन हमने इस व्यवस्था को बनाने के लिए आज कोशिश क्या की है? हम सिर्फ एक बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हर बच्चे के पास ना तो स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, और ना उन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे हैं। दूर दराज के इलाकों में बिजली तक नहीं है, और जिस टेलीविजन रेडियो की बात करते हैं उन घरों में टेलीविजन रेडियो तो दूर की बात है, जिन घरों में छप्पर तक नसीब नहीं है, जिन घरों में छत नहीं है, वहां पर टेलीविजन रेडियो की बात हम करेंगे तो बेईमानी होगी। ऐसे दावे जरूर किए जाते रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने किया क्या। एक बार फिर से हम ये सवाल आपका लेकर आए हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उसका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक सवाल है जो रोजाना हम पूछते हैं, चर्चा करते हैं। वो सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये बहुत जरूरी मसला है। क्या हर बच्चे को कोरोना काल में शिक्षा मिल रही है? इसका जवाब तो ना है, लेकिन फिर भी पूछा जाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा के अलावा हमारे पास क्या कोई अन्य विकल्प नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकारें तैयार कितनी हैं? तमाम बातें करेंगे, लेकिन इसके लिए कितनी कोशिश करेंगे ये हम जानते हैं। पढ़ाई से वंचित बच्चों के लिए सरकारें जिम्मेदार कितनी हैं? उन बच्चों को पढ़ाया जाना बेहद जरूरी है जिन बच्चों ने पिछले 15-16 महीने से कॉपी किताब उठाकर नहीं देखी है, पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है, और ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है। इसको लेकर सर्वे किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर जानकारी होनी चाहिए सरकारों को, किसी भी राज्य की सरकारें क्यों ना है, लेकिन उसके ऊपर काम शायद अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम चर्चा करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, और हो सकता है कि बार बार एक कहावत भी है कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। बहुत जरूरी है कि रस्सी जब बार बार आती है तो सिल पर निशान पड़ जाता है, बार बार सवाल किया जाता है तो उसका असर जरूर दिखेगा। और अगर इस अभियान के जरिए 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे या एक बच्चा भी किसी की जिम्मेदारी के चलते पढ़ पाया तो हमारी मुहिम कामयाब होगी। मेरे साथ डॉक्टर हवा सिंह हैं, शिक्षाविद हैं, और चंचल नांदल मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा। ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अब तक, इस मसले को आकर लोग ये ज़रूर कह देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, राजनेता भी कह देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा, और जब तक काम नहीं होगा तब तक हम दावा नहीं कर सकते कि हर बच्चे को हम पढ़ा पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं है। राजनेता अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं, अपनी पार्टी के जो नेता है उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खुद को बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है, और इसमें केवल एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां शामिल हैं। डॉक्टर साहब हवा सिंह जी। नमस्कार जी नमस्कार। जो आपने बड़ा पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ शमशेर जी, आपने एक बहुत अहम मुद्दा लिया है जी क्योंकि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो कल का हमारा भविष्य है। जी यदि उस भविष्य के बारे में समाज चिंता नहीं करेगा, हमारा राजनीतिक सिस्टम चिंता नहीं करेगा, हमारा समाज का हर वर्ग चिंता नहीं करेगा, तो हमारा आने वाला भविष्य बच्चों का है जिससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं होगा। इस सारे मुद्दे को समझने के लिए मैं कुछ बातें समाज के सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी बहुत स्वागत। कि सारे सिस्टम को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि टोटल एजुकेशन सिस्टम है क्या, फिर कोविड की वजह से उस सिस्टम के ऊपर क्या प्रहार हुए और सरकार ने क्या कदम उठाए, इसके बारे में बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कि पहले हमें प्री स्कूल सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिडिल एजुकेशन को समझना पड़ेगा, फिर मैट्रिक एजुकेशन को समझना पड़ेगा, फिर 10+2 की एजुकेशन को समझना पड़ेगा, फिर कॉलेज एजुकेशन, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। टोटल सिस्टम है हमारे देश का जो एजुकेशन का ढांचा है इसके ऊपर बेस्ड है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड-19 आया, नो डाउट सारे संसार में हर वर्ग के ऊपर, हर जितना भी हमारा क्षेत्र है टोटल सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और सबसे ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है ना वो एजुकेशन पे पड़ा। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि कुछ तो स्कूल बिल्कुल बंद कर दिए गए कंट्री में, और कहीं जहाँ पर 5 स्कूल बंद कर दिए गए, और उसके बाद ई लर्निंग सिस्टम शुरू किया गया, और उसके साथ साथ एकेडमिक सबसे जो बड़ा मुद्दा है शमशेर जी इसमें कि एकेडमिक इंटीग्रिटी का मुद्दा भी है। और कहीं पर 5 स्कूल खोल के, कहीं पर बिल्कुल कुछ कंट्री में जैसे अमेरिका ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। जो मैं पहले सारे मुद्दे को हिंदुस्तान पे आने के बजाय मैं थोड़ा सा बाहर का मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका ने इतने समझदारी से काम लिया, जापान ने लिया, फ्रांस गवर्नमेंट ने लिया, उन्होंने आइडेंटिफाई एरिया किए कहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा है
कहाँ पर कम है, कहाँ पर नहीं है, उसी हिसाब से उनको स्कूल को खोला, एजुकेशन दिया वहाँ पर। जहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट था उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क सिस्टम को सैनिटाइज करके, क्लीनिंग करके स्कूल खोले। और जहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था वहाँ पर उन्होंने उस सिस्टम के अंदर ई लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू एजुकेशन दी। परंतु हमारे देश में क्या हुआ ना, तो आज तक, मैंने कल आपके चैनल से क्वेश्चन भी पूछा था एक नागरिक के नाते कि हमारे देश में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास आज कंप्लीट डाटा नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, किसके पास लैपटॉप है, किसके पास अदर फैसिलिटीज है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कॉमर्स एजुकेशन की जरूरतें और हैं, आर्ट्स की जरूरतें और हैं, फिजिकल एजुकेशन की जरूरतें और हैं, साइंस एजुकेशन की जरूरतें और हैं। एक तो ये वर्ग है। उसके बाद स्टूडेंट में भी डिफरेंट कैटेगरी हैं। कुछ बच्चे देहात से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा भी जहाँ जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे पॉवर्टी लाइन है, वो बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कर्जा लेकर, लोन लेकर पढ़ रहे थे, वो बच्चे हैं। तो ये सारी हमारे पास गर्ल्स की अलग समस्याएं हैं, बॉयज की अलग समस्याएं हैं, इंटरनेट की अलग समस्याएं हैं, बिजली की अलग समस्याएं हैं। तो हमें टोटलिटी में इस एजुकेशन को, सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब तक हम हमारा जो राजनीतिक मसला है या हमारे जो ब्यूरोक्रेट जो एजुकेशन को देख रहे हैं, वहाँ पर जितना मैं समझ पाया हूँ कि कहीं पर भी स्कूल के टीचर का पार्टिसिपेशन नहीं रहा इस मसले को हल करने के लिए। ना ही किसी एजुकेशन हायर जो एजुकेशन में बैठे लोग हैं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। या तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसको हैंडल कर रहा है या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हैंडल कर रहा है, जिसको बेसिक एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए टीचर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं बाद में आपके सारी चर्चाएं करूंगा किस प्रकार पेरेंट्स इससे अफेक्टेड हुए हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। मैं आपके पास आ रहा हूँ नादल साहब, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, उनका कॉल ले लेते हैं, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ। दिलावर हैं हमारे साथ दर्शक। दिलावर जी, स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क टूट गया दिलावर का, मेरे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। चंचल नांदल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरा ये कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर मैं एक बात जरूर करता हूँ, वो कितनी ज्यादा आपको इसमें गंभीरता के साथ काम करती नजर आती है। किसी एक पार्टी की बात न करें, सब लोगों की जिम्मेदारी है। नेताओं को लेकर बात करेंगे, हम कार्यकर्ताओं को लेकर बात करेंगे। वोट जब डालना होता है तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और हर वोट को डलवाने की कोशिश की जाती है और आखिरी वोटर तक पहुंचा जाता है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, आखिरी बच्चे तक का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, उस उदय को लेकर आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है? देखिए शमशेर जी, जो आपने आज मुद्दा लिया, ये मुद्दा एक ऐसा है जो पिछले साल ही उठना चाहिए था, अप्रैल के दौरान जब मार्च में लॉकडाउन लगा। मैं विस्तार से राजनीतिक बात भी बताऊंगा और विस्तार से पहले मैं एक बार इन सारी चीजों पे रोशनी डालना चाहूंगा जो कोविड की वजह से हमारे देश में दिक्कत आई है। डॉक्टर अवा सिंह ने अमेरिका के बारे में बताया, तो वहीं से पहला पॉइंट तो मैं वहीं से लूंगा। जो पिछली बार हमारे यहाँ कोरोना शुरू हुआ और मार्च में लॉकडाउन लगा, तो हमारे देश में जो पॉपुलेशन है 60 से 70% के बीच गांव में रहती है और पिछली बार कोरोना गांव में बिल्कुल भी नहीं था। एज पर रिकॉर्ड, मैं एज पर रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सिर्फ शहरों में कोरोना था, गांव में कहीं कोरोना नहीं था। तो डॉक्टर हवा सिंह ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूँ। जो भारत की सरकार को या ब्यूरोक्रेसी को ये करना चाहिए था कि वो एरिया सेलेक्ट करते कहाँ कोरोना है कहाँ नहीं है। तो जो ज्यादातर नुकसान जो पढ़ाई को हुआ है वो गांव की पढ़ाई को हुआ है, गांव के स्कूलों को हुआ है, गांव के कॉलेजों को हुआ है जी। क्योंकि वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अगर है तो लाइट सिर्फ 8 घंटे आती है, 7 घंटे आती है। ये पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। बहुत थोड़े से गांव हैं, 0.1% या 2% होंगे जिनमें 24 घंटे बिजली है। तो ये अगर इंटरनेट है तो बिजली नहीं है, और अगर बिजली है तो वहाँ इंटरनेट नहीं है। और जो हालात पिछली बार कोरोना के थे, जो पूरा साल निकल गया, उस दौरान गांव में अच्छे तरीके से पढ़ाई और स्कूल चालू किए जा सकते थे। सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मान लीजिए 60 बच्चे 30 को बुला के क्लासेस जारी रखी जा सकती थी। नादल साहब, ऐसा भी हो सकता था
ऐसा भी हो सकता था कि चलिए मान लेते हैं आप 60 बच्चों में से 30 को ना बुला के आप 15 को बुला लेते, 10 को बुला लेते, कम से कम बच्चे स्कूल का मुंह तो देख लेते। और बिल्कुल जो बिल्कुल। एक गैदरिंग होती है बच्चों के, सोशल तरीके से बच्चा सीखता है, वो बहुत अहम होता है किसी बच्चे के लिए। और मैं सिलसिलेवार आ रहा हूँ। जो शहर के स्कूल थे अपने, शहर के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, अडॉप्ट कर लिया था। जैसे ही अप्रैल के बाद नया सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद स्कूलों ने अडॉप्ट कर लिया था, शहर के स्कूलों ने। लेकिन गांव के स्कूलों में कोई क्लासेज नहीं हुई। बीच में कुछ 2-3 महीने के लिए स्कूल खुले हैं, उन स्कूलों में भी आधे आधे बच्चे बुलाए गए, कुछ बच्चे आए नहीं डर की वजह से। तो जो सारी दिक्कत आई है वो गांव की पढ़ाई को आई। और हमारी जो पॉपुलेशन है 60 से 70% पॉपुलेशन वो गांव में रहती है। दूसरी बात जो आपने राजनीतिक सोच की कही, मैं 2 उदाहरण यहाँ पे दूंगा आपको। आप इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़ना, जो फिलहाल करंट के उदाहरण दूंगा मैं आपको। पहले भारत में जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी स्मृति ईरानी के पास, उनकी क्वालिफिकेशन 12th पास थे। अब जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे वो भी 12th पास है। तो जो खुद शिक्षा मंत्री, राजनीतिक बात कर रहा हूं मैं, ब्यूरोक्रेसी तो जो पढ़ी लिखी है उसको तो पता है। और शिक्षक इसमें शिक्षक का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। वासिंग जी ने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक का इस सारे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। रिटायर्ड शिक्षक थे, शिक्षाविद बहुत सारे अपने भारतवर्ष में, उनसे कोई राय नहीं ली गई कि भी जो हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो गांव में है और उसको पढ़ाने के लिए क्या पिछले साल पूरे, हाँ अब की बार कोरोना में क्या हुआ है, अब की बार तो कोरोना गांव में आया हुआ था, गांव में कोरोना था, बहुत सारे गांव पूरे अफेक्टेड थे। अब की बार तो चलो 1 महीने का स्ट्रेन 2 महीने 1.5 महीने में बीत गया। अब क्या है, अभी भी इसके ऊपर सचेत होना चाहिए। अभी भी जो 1 साल खराब हो गया, पीछे वाला जो साल था, शिक्षा स्तर था, अब उसमें सुधार जल्दी से लाया जा सकता है कि आप जल्दी से क्लासेस शुरू करिए और सोशल डिस्टेंस करते हुए टीचर्स को आप देखिए टीचर्स को बुलाया जा रहा है स्कूलों में। जो सरकारी स्कूल है उनमें टीचर्स को बुलाया जा रहा है, लेकिन छात्रों को भी नहीं बुलाया जा रहा। तो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं जो है एक सोच की कमी है, एक विवेक की कमी है। और जो पॉलिटिकल आदमी है उनको और ब्यूरोक्रेसी को सोच के इस देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षा स्तर शुरू करें, उसका कोई तरीका निकालें, नई सोच निकालें। कोई बहुत सारे शिक्षाविद है, हमारे शिक्षाविद क्या, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में पढ़ाते हैं, उनको पता है, उनसे आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, उनसे सारी चीजें पूछ सकते हैं कि भी वहां आपने कैसे शुरू किया। डॉक्टर अवासी ने बताया कि एरिया सेलेक्ट कर लिया, बाकी एरिया में तो होना चाहिए था। पिछली बार शहरों में कोरोना था, गांव में नहीं था, तो गांव की पढ़ाई इफेक्टिव, गांव की पढ़ाई भी इकट्ठी, लॉकडाउन पूरे एरिया में इकट्ठा लगा दिया गया, जबकि कुछ एरिया सेलेक्ट करके लॉकडाउन लगाना चाहिए था ताकि बाकी एरिया में सारी एक्टिविटी चलती रहे। इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है शमशेर जी। ये नुकसान जो है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगा। शायद इसको लेकर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानूंगा मैं, क्या अभी भी हमारे पास वक्त बचा है इस परिस्थिति को दुरुस्त करने का? क्योंकि देर आए दुरुस्त आए ये भी कहा जाता है। हालात सामान्य नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हर बच्चे को पढ़ाई नहीं मिल पा रही। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है ग्रामीण अंचल की, सबसे ज़्यादा दिक्कत है गरीब जो बच्चे हैं उनकी। उनको किसी न किसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है और बुद्धिजीवियों की राय ली जा सकती है, ये बेहद ज़रूरी है। एक दर्शक है, उनसे मैं कॉल ले लेता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। अशोक कुमार एक दर्शक हमारे साथ है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी अशोक जी। ऐसा है जी, शिक्षा और शिक्षा का जो मापदंड गिरा हुआ है, इससे जनता बहुत ही निराश है। अगर जनता को खुशहाल देखना चाहते हो तो आप शिक्षा और चिकित्सा कोई भी सरकार आए इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो मौलिक अधिकार की बात है, जिस तरह मैंने वीडियो देखी थी अमेरिका देश में, वो बच्चों को इतना केयर करते हैं कि बच्चा नहीं आया तो उसके घर का फोन नंबर किसी भी तरह। यहाँ तो सरकारी स्कूलों में तो कोई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ऐसे टीचर भी है, वो ये पूछते हैं स्कूलों में जाकर कि मेरी क्लास है, मैं है कि नहीं, कौन से मैं पढ़ा रहा हूँ। कई महीने तो स्कूल में नहीं बढ़ते। और शिक्षा जितना पैसा पब्लिक का बर्बाद होता है ना, अगर ये सुधारीकरण हो जाए ना तो देश में मैं
रहता हूँ, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जी। MBBS डॉक्टर होते हुए लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते, एक जोड़ा छाप डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। तो ये सोचते हैं वो इलाज नहीं करेंगे, वो गौर नहीं करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। टीचर अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, उसको पढ़ाए बच्चों को, तो पहले क्या था, एक क्लास में 3 होया करती, क्लास A B C। अब A वाली ये पूरी नहीं होती, बच्चे स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश नहीं करते। अभिभावक स्कूल में सरकारी में तो भेज के कुछ नहीं है। जी अशोक जी। अगर ये दोनों चीजों पे ध्यान कर लेना सरकार, तो नहीं सोच लो गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी। और आम जनता की भावना ये है कि हम लुट रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट अस्पतालों में। जी शुक्रिया अशोक जी, अपनी बात आपने रखी और कई अहम पॉइंट्स आपने रखे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अशोक बात कर रहे थे इसमें सच्चाई है। पहले पढ़ाई अच्छी होती थी सरकारी स्कूलों में, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए कि सरकारी स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते। स्टेटस सिंबल बना लिया है कि सरकारी में भेजेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी बात है और इसके पीछे वजह भी बहुत सारी हैं। दूसरा ये कि जो अभी भी हम सचेत नहीं हुए, तो फिर आने वाले कल को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारे कोरोना संकट के चलते हालात इतने ख़राब हो गए थे इसलिए समय जो है इसकी भेंट चढ़ गया था। अगर अब भी सुधार करें तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। वक्त रहते सचेत होना पड़ेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, सामाजिक जागरण बहुत ज़रूरी है, बुद्धिजीवियों को इसको लेकर आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मैं नांदन साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी। मुझे खुशी है कि एक राजनीतिक विश्लेषक है जो है उसको एजुकेशन का इतना गहरा ज्ञान है, डीपली नॉलेज है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शमशेर जी, आप टोटल देखें ना हिंदुस्तान के एजुकेशन को, जब से आजाद हुआ है कभी भी एजुकेशन किसी भी स्टेट में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल प्रायोरिटी नहीं रही है। यदि आप सारे बजट को उठा के देखें 1950 से लेकर 2020 तक, आप पाएंगे कि एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा विश्वास है कि यदि ये देश पढ़ा लिखा हो गया तो वो अपने को आपको खतरा समझते हैं। जैसे नादर साहब ने कहा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी। जब लोग समाज पढ़ जाएगा, जब अच्छे लोग डॉक्टर इंजीनियर हम स्कूल पैदा करेंगे, यूनिवर्सिटी पैदा करेंगे, अच्छे साइंटिस्ट पैदा करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा करेंगे, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन पैदा करेंगे, अच्छे साइंटिस्ट पैदा करेंगे, तो उनके घर नमस्ते कौन मारने जाएगा? क्वेश्चन तो इस बात का है। वो एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो आज प्रेजेंट है या इससे पहले, मैं किसी विशेष पार्टी को ब्लेम नहीं देता, सारी एक जैसी एजुकेशन के मसले में किसी भी सरकार ने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, कभी नहीं किया, ना ही करेंगे। अब जैसे गांव के एजुकेशन की बात है, जब मैं पढ़ा तो आपको विश्वास नहीं होगा शमशेर जी, मेरे गांव में स्कूल नहीं था। मैं गुरुद्वारा में 8 किलोमीटर दूर पढ़ के आया हुआ विद्यार्थी हूँ, परंतु जो 8 किलोमीटर गुरुद्वारा था वहाँ पर भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा था। उसके बाद मैं मेरिट में आया और सारी एजुकेशन की, और एजुकेशन के नाम पे मैं सारे विदेश में लेक्चर दिए, परंतु आज वो एजुकेशन जो कमिटमेंट थी टीचर की स्टूडेंट्स के प्रति वो खत्म हो चुकी है। तो उस समय टाट था, इवन डेस्क नहीं थे, आप तो डेस्क भी हैं और चीजें भी हैं स्कूल में, परंतु टीचर नहीं है। तो ये जो आज ये जो एक माहौल आप बात करें डॉक्टर साहब, जो माहौल की बात करें शिक्षा की, जब आप लोग पढ़ते थे, हमने भी वो दौर देखा है जब हम किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और टीचर भी बड़ी गंभीरता से पढ़ाते थे। अगर किसी सब्जेक्ट का टीचर स्कूल में नहीं है तो फिर एसएस का टीचर अंग्रेजी पढ़ा दिया करता, मैथ का टीचर साइंस या साइंस का टीचर मैथ पढ़ा देता था। लेकिन आज तो हमारे पास सिस्टम भी है, साधन भी है, फिर भी ऐसा क्या हो गया कि हालात और भी खराब होते चले जा रहे हैं? उसका सबसे मेजर काम जो है, जो मैं समझ पाया हूँ, मैंने 35 साल नौकरी की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टीचिंग डिपार्टमेंट में, तो मैं जो समझ पाया हूँ उसका कारण जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पर नहीं। मैं जो टीचर बोल रहा हूँ इस बात के लिए कि मैंने एक बार एक प्रपोजल रखा था, स्कूलों में नकल होती है, मेरे को 1993 में सारे हरियाणा एजुकेशन का कैसे नकल बंद के उसका इंचार्ज बना दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भी इसको नकल तो रुक जाएगी, आप जो टीचर जिस कमरे में ड्यूटी देता है या जिसके कमरे में 5 बच्चे नकल मारते पाए गए, उसके एक इंक्रीमेंट रोक लो, नकल होगा नहीं। जब मुझे पता मेरा एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा तो मैं कभी नकल नहीं होने दूंगा।
मैं ये प्रपोजल सरकार को दी। मैं कह जी आपको जरूरत नहीं कुछ करने की, ना पुलिस की जरूरत है आपको, ना कोई बाहर इस तरह की प्रबंध करने की जरूरत। आप सिर्फ एक अमेंडमेंट कर दीजिए एजुकेशन सर्विस रूल में कि जिस टीचर के कमरे में 5 बच्चे नकल मारते पाए गए उसकी जिम्मेदारी टीचर की होगी और उस टीचर का एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। और यदि 10 मिलते हैं 20 मिलते हैं उसी हिसाब से उसकी सजा बढ़ा दो, तो टीचर कभी नकल नहीं करने देगा। परंतु सरकार को मैंने काफी बार लिखा इसके लिए, सरकार ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, ये ऐसी बातें हैं जो आप डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग जो है लगातार सरकारों को सचेत करते रहते हैं, लेकिन उन बुद्धिजीवियों को सुना तब जाएगा जब जिन लोगों को ये कानून बनाने हैं, अप्लाई करने हैं, लागू कराने हैं, वो इसको लेकर गंभीर होंगे। और वो इसको लेकर गंभीर क्यों नहीं होते, उसको लेकर भी आपने एक बात शुरू में रखी थी। वही बात नंदल साहब आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं कि नेता नहीं चाहते, राजनेता नहीं चाहते कि हमारे समाज का तबका पढ़ा लिखा हो जाए, और वो पढ़ा लिखा हो जाएगा फिर सवाल पूछेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया, मेरा अधिकार, मेरा रोजगार, मेरे परिवार को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूछा जाएगा, और हम जो टैक्स देते हैं उसका हिसाब मांगेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका हिसाब मांगने लायक आपको बना दिया जाए। अब देखिए डॉक्टर साहब, लेना चाहता हूँ आपसे, जी 30 सेकंड लेना चाहता हूँ डॉक्टर आपसे। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है हमारे एजुकेशन को, वो एकेडमिक इंटीग्रिटी खत्म हो गई। हमारे हरियाणा में 500 बच्चों को 100 में से 100 है और उनको अच्छी तरह ABC लिखना नहीं आता। सरकार के लिए समस्या बन गई कि इसको स्कॉलरशिप दे ना दे, तो सरकार ने निर्णय दिया कि बार हम स्कॉलरशिप देंगे नहीं मेरिट के बच्चों को। ये मजबूरी का फैसला है, सही कह रहे हैं आप, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। और सबसे बड़ा कि एक अनपढ़ व्यक्ति 100 में से 100 ले रहा है और एक पढ़ा लिखा बच्चा 7% पे खड़ा है, क्योंकि ईमानदार है वो। अहम बात आप कर रहे हैं। नादल साहब, छोटा सा कमेंट आपका भी चाहूंगा, वक्त का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। जी नादल साहब। देखिए शमशेर जी, इसका सबसे बड़ा एक कारण और भी है। 28% हमारी भारतवर्ष की पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी है, यानी कि 364 मिलियन पीपल आर अंडर पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको शिक्षा कैसे मिल रही होगी इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। और दूसरा, उनको और अमीर, आप देखिए ना, पिछले 2-3 साल से ऐसा कुछ हो रहा है, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। और जो अंडर पॉवर्टी लाइन का रेशो है हर साल बढ़ रहा है भारत में। तो कहीं ना कहीं जो राजनेता है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। अब एक बात बताइए ना, जो शिक्षा मंत्री है वो खुद ही शिक्षित नहीं, उसका विजन क्या होगा, आप ये बताइए। दूसरा, स्कूलों में, कॉलेजों में डॉक्टर आवाज सिंह ने बताया कि जो नंबर आ रहे हैं, नकलों के ठेके उठते हैं, कमरे वाइज ठेके उठते हैं नकलों के, और स्टूडेंट, छात्र उस कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेना पसंद करते हैं जहाँ खुली नकल होती है। तो ये आपके हालात हैं नकल के टाइम के। आप मीडिया ने भी खूब दिखाया है कि लोग नकल करवा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तो इसके लिए इन स्कूल के पास या अपने शिक्षा विभाग के पास कोई विजन नहीं है। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि दिल्ली में जो शिक्षा का स्तर का सुधार हुआ है पिछले 4-5 साल में, मैं कहता हूँ उसको रोल मॉडल बना के दूसरे, चाहे पार्टी सिस्टम से ऊपर उठ जाइए कि भाई एक स्टेट ने अच्छा काम किया है तो वहाँ का शिक्षा मंत्री एक टीम भेजे, भाई उन्होंने क्या क्या फार्मूला लगाया जो शिक्षा का स्तर में सुधार आया उनके। लेकिन वो अपनी शर्म मानते हैं कि मैं फलाने पार्टी की सरकार है, मैं वहां से क्यों सीखूंगा। ये अपना विजन है नहीं, दूसरे से सीखना नहीं। जी, आप लोगों की जो चर्चा के दौरान बात निकलकर सामने आई, आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा को किस तरह से हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो न पहुंचने के पीछे कारण क्या है वो चर्चा में निकलकर सामने आया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, हवा सिंह जी आपका भी और नादल साहब आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। वो बात ये निकल कर आई कि इच्छा शक्ति की कमी है, और जब तक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी किसी भी सरकार के, किसी भी पार्टी की, जिस भी पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में है, तब तक हमारे देश के आखिरी बच्चे तक इस संकट काल में शिक्षा पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और उस चुनौती से पार पाने के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आपने, राजनेताओं ने, सरकारों ने, समाज के जागरूक लोगों ने इसको लेकर कदम नहीं उठाया, तो हम इस बात के लिए खुद गुनहगार होंगे कि हमने एक ऐसी पीढ़ी को, एक ऐसे दौर को, उन बच्चों की शिक्षा से, उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जिनका मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार किसी का भी छीना जाता है तो वो संविधान के साथ खिलवाड़ है, और संविधान के साथ खिलवाड़ कौन लोग कर रहे हैं ये हम और आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। पंजाबी
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ